नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि कैलेस्ट्रल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं, पोल स्टार क्या होता है, पूर्णिमा, अमावस्या, सब चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यानी कि इसके हम 2 पेज पढ़ चुके हैं। सेकेंड पेज पे हमारा ये सोलर सिस्टम रह गया था, इसको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पे इस इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या बात हो रही है कि जो हमारा प्लैनेट होता है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, तो जो ये 3 प्लैनेट्स होते हैं, तो इन जो ये प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या होता है, एक तरह से रिंग बनी होती है, एक बेल्ट होती है, एक रिंग बनी होती है। और इस रिंग में क्या होता है, ये रिंग कैसे बनती हैं? छोटे छोटे जो डेब्रीज होते हैं उनसे मिलकर के। अब ये डेब्रीज क्या होता है? तो देखो, जो हमारे यूनिवर्स में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कुछ डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे मिलकर जो छोटे छोटे से ऐसे पिंड बनते हैं ना, यही डेब्रीज होते हैं। और यही बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलके एक तरह से ये रिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अच्छा हाँ, आप अच्छे से याद देखो, डेब्रीज समझ जाओ। डेब्रीज का मतलब यही है कि देखो, जो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर के वो जो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे से पिंड बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से, तो उनसे मिलकर के क्या बनता है, ये रिंग बनती है, ठीक है। फिर बात हो रही है कि दिस रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। यानी कि अगर आपके पास बहुत ही शक्तिशाली अच्छा वाला आपके पास अगर टेलीस्कोप है, तो आप अर्थ से ही टेलीस्कोप की हेल्प से आप इन रिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। फिर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। यानी कि क्या, मैंने कल को आपको बताया था कैलेस्ट्रल बॉडीज़ क्या होती है, जहाँ पे आपका सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स और भी जो अदर कैलेस्ट्रल बॉडी, जो भी अलग बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो आपको आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उसको हम कैलेस्ट्रल बॉडीज़ कहते हैं। देखो, आपने फर्स्ट पेज में इसके बारे में पढ़ा है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रल बॉडीज़, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था कल को। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और भी बाकी जो कैलेस्ट्रल बॉडीज़, और कौन सी, जो भी हमें आसमान में चमकती दिखाई देती हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स, तो ये भी क्या होते हैं, हमारे सोलर फैमिली का ही एक पार्ट होता है। अब ये एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो सन, मून, प्लैनेट, सैटेलाइट ये सब है, और इसके अलावा जो और कैलेस्ट्रल बॉडी जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स जो होते हैं, ये भी हमारी सोलर फैमिली का ही एक पार्ट होते हैं। और इस सोलर फैमिली का हेड कौन होता है? हमारा सन होता है। क्लियर हो गया? चलिए पहले हम बात करते हैं सन के बारे में। The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. यानी कि जो सन होता है, ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पे होता है। जैसे हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, तो उसके सेंटर में हमारा ये सन होता है, और ये बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही गर्म गैसेस से मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो इस सन के अंदर से एक फोर्स होता है जो अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। अब देखो, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, एक तरह से उसे एक पुलिंग फोर्स ने ही तो अपनी तरफ एक अट्रैक्ट कर रखा है। तभी तो वो क्या करते हैं, ये सूरज के अंदर से हमारे जो सन होता है, इस सन के अंदर से क्या होता है, एक तरह से फोर्स जनरेट होता है। और इसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, इसको बिल्कुल अपने कंट्रोल में करके रखता है ये सन। तभी तो देखो, बिल्कुल एक अपनी जगह पे होते हैं, सिस्टमैटिक वे में वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं हमारे प्लैनेट्स, है ना। तो इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम को बिल्कुल एक जोड़ के रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। इस पूरे सोलर सिस्टम में जो आपको सबसे ज़्यादा हीट, लाइट मिलती है, उसका मेन सोर्स ही क्या है, हमारा सन है, ठीक है।
सन से ही हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है। तो पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है तो उससे हीट और लाइट हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन जो इसकी इतनी भयंकर वाली जो गर्मी होती है ना, अब आप सोचेंगे कि इसके ये तो बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, ठीक है, लेकिन तब भी हमें मतलब उतनी ज़्यादा फील क्यों नहीं होती है? पीछे गाड़ियों की आवाज़ ज़रूर होती है जब मैं बनाती हूँ वीडियोस। बट दैट ट्रिमेंडस हीट, हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारा जो सन होता है उसके अंदर से इतनी हीट निकलती है तो वो हमें इतनी ज़्यादा महसूस क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये हमारा एक नियरेस्ट स्टार तो है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि सन भी एक स्टार होता है। ये हमारा नियरेस्ट स्टार तो है, पास में तो होता है हमारी अर्थ के, लेकिन ये तब भी हमसे बहुत ज़्यादा ही दूर होता है, ठीक है। लेकिन तब भी आप देखो ना, जब दिन में निकलता है सन की जो हीट होती है, तब भी देखो अगर आप बाहर निकलते हो घर से तो उसकी गर्मी हमें फील होती है ना। सोचो वो इतना दूर होता है, हमसे इतना दूर होता है, तब भी उसकी जब हमें हीट इतनी फील होती है तो सोचो पास आने पर कितना भयंकर होता होगा वो, है ना। फिर आगे आता है द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि जो सन होता है वो हमारी अर्थ से 150 मिलियन दूर होता है। अब सोचो वो इतने मिलियंस 150 मिलियंस दूर है तो ऑब्वियसली उसकी जो हीट है ना वो उतनी वाली तो महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ जितनी भी महसूस होती है तो वो बहुत ज़्यादा ही है वो भी गर्मी, है ना। तो यहाँ पे हमने बात करी कि जो सन होता है ये हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर पे होता है। ये बहुत बड़ा होता है और ये हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट हमें इस सन से ही मिलती है। लेकिन जो इसकी इतनी हीट होती है ना वो हमें इतनी महसूस क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये हमसे पास होते हुए भी दूर होता है। जैसे कि हमने बात करी 150 मिलियंस किलोमीटर ये दूर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो हमें ये डायग्राम दिया गया है इसको स्टडी कर लेते हैं। तो अब देखो ये तो राउंड नहीं हो पाएगा, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ तो आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा साइड वो देख लेना, ठीक है, सही से आप लोग इसको स्टडी कर लेना। देखो ये हमारा सोलर सिस्टम दिखाया गया है जिसमें देखो सन दिखाया गया है, फिर उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारे प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, 8 प्लैनेट्स। तो आपको क्या याद करना है कि आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स, उनके नाम याद करने हैं। फिर आपको सीक्वेंस में याद करना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? मरकरी आता है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? वीनस आता है। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? अर्थ। फोर्थ पे मार्स आता है। फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स पे सैटर्न, सेवन्थ पे यूरेनस और 8 पे आता है नेपच्यून, ठीक है। तो आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि देखो जो आपको एक बेल्ट दिख रही है, एस्टेरॉयड बेल्ट, जिनके बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे। तो जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट होती है ना, ये देखो ये हमारा मार्स प्लैनेट है, ये हमारा जुपिटर प्लैनेट है, इनके बीच में पाई जाती है हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नीचे। तो यहाँ पे नीचे दिख रखा है, लिखा है डिस्टेंस इन मिलियंस किलोमीटर्स, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा रखा है आपको जो ये नंबर्स दे रखे हैं ना, तो उसके हिसाब से आपको बताया गया ये कितने मिलियंस किलोमीटर ये दूर हैं, ठीक है। फिर देखो नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे लिखा है मरकरी के बारे में। तो देखो ये अच्छा, आप एक चीज़ ये भी देखो, जो ये बना हुआ है ना, ये लाइंस दिख रही है आपको वाइट कलर की, ये क्या है? ये ऑर्बिट है। ये हर प्लैनेट की अपनी ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब कि एक तरह से रास्ता है इन प्लैनेट्स का, कि जिस रास्ते पे ये लोग क्या करते हैं, घूमते हुए सूरज के चारों तरफ घूमते हैं ये, ठीक है। एक तरह जैसे आप लोगों के लिए चलने के लिए रोड्स होती है ना, उस रोड पे आप चलते हो ना, तो ऐसे ही इन प्लैनेट्स की क्या होती है, अपनी एक रोड होती है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है। हर प्लैनेट की अपनी क्या होती है, एक तरह से रोड होती है जिसपे वो चलता है। अगर ये रोड एक ही होती तो क्या होता? एक्सीडेंट्स होते हैं। ये वाला प्लैनेट भी इस पे चलता है, ये भी इस पे चलता है, तो क्या होता है? एक्सीडेंट होते हैं ना। तो इसीलिए क्या होता है कि सभी प्लैनेट्स के अपने अपने अलग अलग ऑर्बिट होते हैं और वो अपनी ही ऑर्बिट पे घूमते हुए सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। अब अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे हमारा ये क्या है, ये कोई चीज़ है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं यहाँ पे राउंड लगाऊंगी, तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कोई ब्रदर है और उसको यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो एक पार्क है, ठीक है। चलो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। माना ये हमारा एक पार्क है, ठीक है, और ये हूँ मैं,
ये हूँ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो इस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाने में मुझे ज़्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा, ये आपको बताना है। या फिर मेरा भाई जो इतना दूर खड़ा है उसको इस पार्क के चारों तरफ घूमने में ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जो भी चीज़ जिस चीज़ के पास में होगी उसको कम समय लगेगा, मुझे कम समय लगेगा इस पार्क के मतलब इस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाने में। उसके बजाय मेरा भाई यहाँ है, अगर उसको कहा जाए इस पार्क का चक्कर लगाने में तो उसको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एरिया उसको कवर करना पड़ेगा। इसी तरह से क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये मरकरी है। अब इस मरकरी को सन के चारों तरफ घूमना है तो ऑब्वियसली उसको कम समय लगेगा ना सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में, और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में मरकरी को कम समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मरकरी को सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं, और अपनी ही जगह पे घूमने में, आपको पता है ना कि अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, है ना, तो अपनी जगह पे घूमने में लगता है 59 डेज। किसको? मरकरी को। फिर हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 255 डेज लगते हैं और अपनी जगह पे घूमने में 243 डेज लगते हैं। अर्थ जो होता है, हम अपनी अर्थ की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी अर्थ होती है, तो अर्थ को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज। और आपके एक साल में डेज भी कितने आते हैं? 365 डेज आते हैं ना, ठीक है। वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपनी जगह पे एक घूमने में एक दिन लगता है। देखो एक चीज़ समझ जाओ, आर एक होता है आर, किसके बारे में बात होती है? रिवॉल्यूशन के बारे में। एक होती है रोटेशन के बारे में। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इस रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सूरज के चारों तरफ घूमना, वो होता है हमारा रिवॉल्यूशन होता है। और जो हमारा रोटेशन होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है? अपनी ही जगह पे घूमना, ठीक है। तो जब हमारा अर्थ क्या करता है? सूरज के चारों तरफ घूमता है तो उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और जब अपनी जगह पे घूमता है तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो गई। तो अब आप देखो जो हमारी अर्थ होती है, तो आपको पता है कि 365 डेज होते हैं हमारे एक साल में। तो मतलब अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज लगते हैं, और अपनी जगह घूमने में 1 डे लगता है। तभी आप देखते हो दिन रात होते हैं। तो कैसे होता है कि जब वो हमारी अर्थ घूमती है अपनी जगह पे, तो जो पार्ट सन की तरफ होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो पार्ट नहीं होता सन के सामने वहाँ पे रात हो रही होती है। तो ऐसे घूमते घूमते जो पार्ट मतलब जहाँ पे अंधेरा होता है ना, तो घूमते घूमते जब अर्थ अच्छा देखो ऐसे समझ तो आएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सामने अगर मेरे आप लोग होते तो मैं ग्लोब की हेल्प से आपको समझा पाती। तो बस आप इतना समझ जाओ फिलहाल अभी के लिए कि जो हमारी अर्थ होती है ना, उसको सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगते हैं 365 डेज लगते हैं, और अपनी जगह पे रोटेशन करने में 1 डे लगता है। क्लियर हो गया? अभी इतना समझो। कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से ग्लोब की हेल्प से कभी समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ना ऐसे समझ नहीं आएगा। लेकिन चलो मैं एक बार समझा देती हूँ। देखो रोटेशन में क्या होता है, ये मैं देखो बात कर रही हूँ रोटेशन की। रोटेशन मतलब क्या होता है? अपनी जगह पे घूमना। अब होता है क्या है कि जैसे मान लो ये क्या हमारा सन है, ये देखो ये सन है, ठीक है। अब ये सन की रेस पड़ेंगी इसमें, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ का ये पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? सन के सामने है ना, ये सन के सामने है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा होगा? अरे ये रेस हो गया, वेट। ये सन है, ये हमारी अर्थ है। जब ये सन की रेस किस पे पड़ रही है? हमारे इस पार्ट पे पड़ रही है, अर्थ पे। तो जो पार्ट हमारा अर्थ का जो पार्ट क्या होगा? सन के सामने होगा, वहाँ पे क्या हो रही होगी? दिन। और जो पार्ट पीछे है जहाँ पे सन की रेस नहीं पड़ रही है, वहाँ पे क्या हो रही होगी? नाइट। अब घूमते घूमते क्या होगा कि जो ये नाइट वाला पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होने लगेगी? मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पे दिन होने लगेगा। और ये पार्ट घूमते घूमते जब पीछे जाएगा तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी। तो ऐसे हमारे दिन रात होता है, किसके कारण? अर्थ के रोटेशन के कारण, है ना। तो अभी इसको फिलहाल इतना ही समझते हैं बस। इस डायग्राम को अब अच्छे से समझना। देखो अभी आपके लेवल का आपको क्या याद करना है? मेन आपको याद करने हैं प्लैनेट्स के नेम याद करने हैं, एक सीक्वेंस में याद करना कि भाई सीक्वेंस में कैसे आते हैं ये,
ठीक है। और जो मेन चीज़ें हैं, वैसे अपनी अर्थ का तो याद कर ही लेना कि उसको कितना रोटेशन रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, वो तो अच्छे से याद कर ही लेना, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्लैनेट्स की तरफ। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कौन सा वाला पार्ट है आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे मरकरी आता है, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। आपको याद करना है ये। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths। यानी कि क्या बोला है, जो हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो ये सन के चारों तरफ अपने फिक्स्ड पाथ में चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि हर प्लैनेट का अपना क्या होता है, अपना एक रास्ता होता है जिस पे ये घूमते हैं। अपने रास्ते में घूमते हुए क्या करते हैं, ये लोग सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हर प्लैनेट का क्या होता है, अपना एक ऑर्बिट होता है, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे ये लोग चलते हैं। तो जिस रास्ते पे जो इनका अपना रास्ता होता है जिस पे ये चक्कर लगाते हैं ना प्लैनेट्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऑर्बिट क्या होता है। तो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इलोंगेटेड मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। देखो मतलब कि एक बहुत बड़ा सा वृत्त है, सर्कल है जिस पे ये घूमते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड मतलब क्या होता है, यही होता है कि दीर्घवृत्ताकार, यानी कि बहुत बड़ा सा सर्कल, ठीक है। बहुत बड़ा सा सर्कल होता है, बहुत बड़ा सा रास्ता होता है गोल गोल जिस पे ये घूमते हैं। तो इसी रास्ते को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और हर प्लैनेट का अपना सेपरेट मतलब अलग सा अपना अलग अलग रास्ते होते हैं जिस पे ये घूमते हैं। एक ही रास्ता होगा तो टकराए जाएंगे ना, एक्सीडेंट होने के खतरे रहेंगे ना। तो इसलिए क्या होता है, इनका नेचुरली सबके अलग अलग रास्ते होते हैं कि भाई अपने अपने रास्ते पे चलो, अपने अपने ऑर्बिट पे चलो, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी होता है वो सन के बिल्कुल पास में होता है। आपको पता है जैसे ये हमारा सन है, तो सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट होता है हमारा, मरकरी, ठीक है। कौन सा होता है, मरकरी होता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। जैसे कि हमने अभी ऊपर डायग्राम में पढ़ा था कि इसको सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 88 days लगते हैं। फिर बात करते हैं वीनस की। तो मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस, ठीक है। मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस। तो इसको हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं। अर्थ ट्विन मतलब जुड़वा बहन भी कहते हैं पृथ्वी की। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि इसका जो साइज है, जो शेप है, वो बिल्कुल सिमिलर है हमारी अर्थ की तरह, ठीक है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पहले तो ये बताओ कि अर्थ ट्विन किस प्लैनेट को कहते हैं, तो आप बताएंगे वीनस। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वीनस को क्यों बोलते हैं उसका अर्थ ट्विन, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर है टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। यानी कि अगस्त 2006 तक, अभी तक क्या था, प्लूटो भी, जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि 8 प्लैनेट्स, तो पहले कितने प्लैनेट्स थे, 9। मतलब है तो अभी भी वो प्लैनेट 9 प्लैनेट्स थे पहले। लेकिन जो प्लूटो है ना, अभी इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट्स। यानी कि यहाँ पे बात करी गई है कि 2006 में, यानी कि 2006 में जब एक मीटिंग हुई थी किसकी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जब एक मीटिंग हुई थी तो उस पर क्या डिसाइड किया गया कि जो हमारे और कैलेस्ट्रल बॉडीज़ ढूंढी गई हैं और प्लूटो, इन सभी को क्या कहा जा सकता है, डॉर्फ प्लैनेट। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्लूटो है ना, प्लूटो को किस कैटेगरी में रख दिया गया है, डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि बोना ग्रह, ठीक है। 2006 के बाद से प्लूटो को किस श्रेणी से हटा दिया गया, प्लैनेट से हटा, मतलब प्लैनेट का जो उसको एक नाम दिया गया था उसकी जगह उसको नाम क्या दिया गया है, डॉर्फ प्लैनेट। क्लियर हो गया,
चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स दे रखे हैं, डू यू नो Sol in Roman mythology is the sun god. Solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. यानी कि जो हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं रोमन की, तो वहाँ पे जो सोल का मतलब क्या होता है, सन गॉड, यानी कि सूर्य देवता माना जाता है। यहाँ पे अर्थ क्या होता है उसका, जो हमारी रोमन की पौराणिक जो कथाएं होती हैं वहाँ पे सोल का मतलब होता है सूर्य भगवान से होता है, और जो सोलर होता है ये किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पे सन से रिलेटेड होता है। और इसीलिए जो द फैमिली ऑफ द सन इज, इसीलिए जो सूरज है, जो सूरज का जो ये जो सन है, सन की इस फैमिली को क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ड ओरिजिन की। तो मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ते होंगे कि कोई लैटिन भाषा का शब्द है, कोई ग्रीक भाषा का शब्द है, तो बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम अलग अलग लैंग्वेजेस से लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी, जैसे कि हमारा वर्ड है ज्योग्राफी, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी जो है इसका ये एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ऑरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। यानी कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है ज्योग्राफी का वर्ड, लेकिन ये एक इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं इसको, ज्योग्राफी, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी वर्ड है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से निकला था ये हमारा इंग्लिश का वर्ड ज्योग्राफी। देखो कैसे, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जी मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, तो अर्थ के बारे में लिखना, और फिर क्या हुआ, उसी से एक वर्ड इंग्लिश का क्या निकला, ज्योग्राफी। तो सबसे पहले एक ग्रीक भाषा से निकला था, 2 वर्ड से मिला हमारा क्या चीज़, जी ग्राफिया। ठीक है, और उसको फिर हमने इंग्लिश में क्या बोला, ज्योग्राफी। देखो जो ज्योग्राफी है ना, तो जी प्लस लॉजी, देखो इसमें आप देखोगे ना, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड, तो इन सब के क्या अलग अलग मीनिंग है। जैसे जब आप जियोलॉजी बोलते हो तो इसका मतलब होता है कि आप स्टडी कर रहे हो किसके बारे में, स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में। जब जियोमेट्री की बात होती है तो हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि हम अर्थ का मेजरमेंट करना। और जियोइड मतलब क्या होता है, रिसेम्बलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ की जो शेप है उससे रिलेटेड उसके बारे में स्टडी करना। तो मतलब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि अलग अलग जो बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम अलग अलग लैंग्वेजेस से लेते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, वहीं से ओरिजिन्स होती हैं वर्ड्स की। जैसे हमने क्या किया, ग्रीक के दो वर्ड से हमने बनाया एक वर्ड, फिर उससे हमने बनाया इंग्लिश का वर्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबके ही अपने आप में एक अर्थ छुपे होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द कैलेस्ट्रियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। वही कि जो भी ह्यूमंस किसके बारे में, हमारे पूरे ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो भी बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे हमारे प्राचीन भारत में। एस्ट्रोनॉमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नक्षत्रवादी क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप इतना समझ लो कि जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एक मिनट में जरा इसके हिंदी देख लेती हूँ। तो उसको हम बोलते हैं खगोल शास्त्री। मैं बिल्कुल भूल गई थी। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। अब देखो जैसे एस्ट्रोनॉमर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को पहले पता था, मैं भूल गई, लेकिन देखो दोनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री किसको बोलते हैं, जो हमारे यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारे आर्यभट्ट थे, ये भी एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे हमारे प्राचीन भारत में। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। यानी कि इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा मून होते हैं, हमारे प्लैनेट्स होते हैं, तो ये किसके रिफ्लेक्ट से, जो सन से जो रेज निकलती है तो उसके रिफ्लेक्शन से चमकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मून का, प्लैनेट्स की अपनी कोई भी हीट लाइट तो नहीं होती है, लेकिन जब उन पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, हमारे सन की रोशनी पड़ती है ना, तो उसी की वजह से वो चमकते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। यानी कि आज के समय में जो भी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, खगोल शास्त्री हैं, पूरी दुनिया में वो इस ब्रह्मांड के बारे में नई नई चीज़ों को जानने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, हमेशा स्टडी करते रहते हैं, है ना। चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया प्लैनेट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे द अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पता है आपको, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या बताया था,
सबसे जैसे ये हमारा सन है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा, सबसे फर्स्ट नंबर पे मरकरी आता है, फिर विनस आता है, फिर आता है हमारा अर्थ। तो अर्थ की बात करी जा रही है कि अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है किसके, सन के। इन साइज, अब हम साइज की बात करें, देखो ये तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि सन से कौन किस सिस्टमेटिक वे में, मतलब सीक्वेंस दे रखा है आपको कि फर्स्ट नंबर पे मरकरी, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, साइज की बात करते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा तो हमारा जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर आती है हमारी अर्थ। तो अर्थ जो है हमारी फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। क्या बताया मैंने, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, सब देखो साइज का बता रही हूँ मैं। सबसे बड़ा कौन सा रहा होता है, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर आती है हमारी अर्थ फिफ्थ नंबर पे। साइज के अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर पे हमारी अर्थ आती है। देखो सबसे बड़ा होता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ होता है, फिर क्या होता है, मार्स, फिर वीनस और फिर मरकरी। तो ये इनका सीक्वेंस होता है, साइज के अकॉर्डिंग बताया है। तो जो हमारा अर्थ है ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो आपने इसके पोल्स देखे होंगे ना, देखो देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमारी अर्थ होती है। इस अर्थ का जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है नॉर्थ पोल, और ये वाला क्या होता है, साउथ पोल। तो ये अपने नॉर्थ पोल पे कि थोड़ी सी फ्लैट होती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा फ्लैट होती है ना पोल्स पे, तो इसीलिए इसकी शेप को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, मतलब बिल्कुल गोल नहीं होगी, हल्की सी चपटी होती है दोनों तरफ से, ठीक है। देखो आपने अर्थ खुद ही देखी है, अर्थ का शेप देखा ही है ना, तो आप देखेंगे तो अर्थ होती है ना ये हल्की सी, यहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल गोल नहीं होगी, यहाँ से फ्लैट होती है, ठीक है। तो हमारी अर्थ का आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ का कैसा शेप है, तो आप कहेंगे जियोइड शेप। कभी भी आप सर्कल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जियोइड शेप होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। कितना बड़ा चैप्टर है ये देख लेते हैं। एक पेज ये है और एक पेज ये, बस खत्म ही होने वाला है, ठीक है। फिर आगे आता है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यानी कि अब आपको पता है कि पूरे जो हमारे 8 प्लैनेट्स, इन 8 प्लैनेट्स में से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एक जीवन है, एक लाइफ है। ना तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, पीने के लिए पानी मिलता है, खाना मिलता है, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे लाइफ है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। सबसे मेन तो हमारा पानी होती है, हवा होती है ना, तो ये यहाँ पे है सर्वाइव करने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर कैसी, लाइफ सपोर्टिंग। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो हम जी पाते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, हम नहीं जी पाते बिना ऑक्सीजन के। तो मतलब तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एयर कौन सी, ऑक्सीजन यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लाइफ है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसीलिए ये जो रीज़न है कि यहाँ पे पूरा लाइफ पाया जाता है, यहाँ पानी है, हवा है, जीवन है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे जितने 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से जो अर्थ है हमारा, ये एक यूनिक प्लैनेट है। क्लियर। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अब देखो, जब आप पूरा अंतरिक्ष, बिल्कुल आउटर स्पेस से अगर आप किसको देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नीला सा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो बिल्कुल पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए क्या होता है, ये हमें दूर से बिल्कुल ब्लू दिखता है, जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डू यू नो पे दिया गया है कि लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 किलोमीटर में जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट ट्रैवल करती है, तो वो 1 किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब की स्पीड से मतलब वो ट्रैवल करती है। येट इवन विद दिस स्पीड, इतनी तेज़ स्पीड होने के बावजूद भी सन की जो लाइट होती है हमारी अर्थ में पहुँचने में 8 मिनट्स लगते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ, जो सन की लाइट होती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट्स लगते हैं। क्लियर हो गया।
फिर आगे बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। यानी कि आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये वो पहले इंसान थे, वो पहले आदमी थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में। ठीक है, तब आपको क्या करना है, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। तो क्या कोई और भी कोई भारतीय है जो चांद पर गए हैं, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, आपको फाइंड करना है कि क्या कोई और भी भारतीय है, कोई इंडियन है जो मून पे गया है, उसके बारे में। ठीक है, चलिए हमने अर्थ के बारे में भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में। ठीक है, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। अर्थ जो है, हमारी अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट है, वो क्या है? मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि जो इसका डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। जो इसका डायमीटर है वो केवल 1/4 है, किसका? अर्थ का। देखो डायमीटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ये हमारा सर्कल है, तो इसके जो बीच का जो ये देख रहे हो, इनके बीच की जो पूरा होता है ना, ये एरिया से कह रही हूँ, सॉरी, डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। और इसका हाफ क्या कहलाता है? रेडियस। ये पूरे को क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो क्या बोला गया है कि जितना हमारे अर्थ का डायमीटर है ना, उसके डायमीटर का 1/4 क्या है? मून का डायमीटर है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लानट। अब आप सोचेंगे कि भाई मून तो इतना छोटा है, लेकिन ये हमारी अर्थ से बहुत बड़ा क्यों दिखता है? जबकि मैंने आपको कल को बताया कि स्टार्स जो होते हैं सन की तरह बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं हमसे, तो इसलिए वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे से दिखते हैं। ठीक है, टाइनी डॉट्स की तरह। तो मून क्यों दिखता है हमें बड़ा? क्योंकि ये तो साइज़ में भी छोटा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के क्या है? पास है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी चीज़ को आप जितना दूर से देखोगे वो आपको उतनी छोटी दिखाई देगी। ठीक है, अब जैसे ये मून होता है, तो ये मून क्या है? हमारे अर्थ के पास में होता है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, होता तो ये हमारी अर्थ से छोटा होता है मून, लेकिन ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ के पास में होता है। It is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर away from us. यानी कि जो ये मून होता है ना, ये हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर होता है। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जो हमारी अर्थ है ये सन से कितना दूर है और मून से कितना दूर है। ठीक है, इनके ये क्या है? हमारी अर्थ, ये अर्थ है। देखो ये हमारी अर्थ बताई मैंने, ये हमारा मून हो गया और ये हमारा क्या है? ये हमारा सन है। ठीक है, तो अब आपको बताना है, देखो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये जो हमारी अर्थ है, तो दूसरा कलर ले लेता हूँ। जो हमारी अर्थ है ये सन से कितना दूर है और ये मून से कितनी दूर है। तो आप देख सकते हो कि सन से ये बहुत दूर है, इसलिए हमें सन छोटा सा दिखाई देता है, और मून ज़्यादा पास होता है तो ये हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आता है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब आपको पता है कि हर प्लैनेट की अपना अपना सैटेलाइट होता है, तो ऑब्वियसली वो जो सैटेलाइट होती है वो अपने अपने प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, ये हमारा मान लीजिए सन है येलो कलर का। ठीक है, सन के चारों तरफ क्या घूमती है? हमारी अर्थ घूमती है। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये पिंक कलर में मान लीजिए मून है। तो मून क्या है? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। तो ये मून क्या करेगा? अपने अर्थ की अपनी सैटेलाइट, ये किसका सैटेलाइट है? मून अपनी अर्थ का। तो ये अपने प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, देखो दोबारा बता रही हूँ, ये हमारी अर्थ है। अर्थ क्या करती है? चारों तरफ घूमती है, सन की चारों तरफ घूमती है, जिसमें इसको 365 डेज लगते हैं। और जो मून होता है वो अर्थ का सैटेलाइट है। तो मून क्या करता है? अपने प्लैनेट मतलब अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो इसको ये चारों तरफ घूमने में कितने डेज लगते हैं? 27 डेज लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इसी तरह से मून को अपनी जगह पे रोटेशन करने में भी 27 डेज लगते हैं। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए क्या होता है कि हमें हमेशा चांद का केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है। क्लियर हो गया? दोबारा बता देती हूँ एक बार, ये हमारा सन है,
ये हमारा सन है। सन के चारों तरफ कौन घूमते हैं? ये अर्थ हमारी चारों तरफ घूमती है, ठीक है। और जो मून होता है, मून क्या है? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। तो मून क्या करता है? ये सन के भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो इसको अर्थ के चारों तरफ घूमने में कितना लगता है? 27 डेज लगते हैं, और अपनी जगह घूमने में भी 27 डेज लगते हैं मून को, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। जो मून होता है वहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं कि वहाँ पे लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस नहीं जैसे हमारी अर्थ पे। वहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे आपको, प्लेन्स मिलेंगे, एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। यानी कि क्या होता है ना कि मून पे वो सारी कंडीशंस नहीं है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो लाइफ के लिए कोई कंडीशंस नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको माउंटेन्स भी दिखेंगे, बहुत गड्ढे भी दिखेंगे आपको वहाँ पे। तो वो जो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वहाँ पे आपको डार्क शेडोज़ भी दिखेंगी मून पे। कहीं कहीं पे धब्बे दिखाई देते हैं ना, वो इसी कारण से होते हैं। कई बार तो बहुत सारे जो हमारे ये होते हैं ना, एस्ट्रॉयड मेटेरॉइड से भी घूमते हैं हमारे यूनिवर्स में, तो घूमते घूमते कई बार हमारे मून से भी टकरा जाते हैं। जो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में धूल के बादल होते हैं, गैसेस के बादल होते हैं। तो यही घूमते घूमते कभी कभी टकरा जाते हैं एकदम से, या एस्ट्रॉइड्स मेटेरॉइड्स होते हैं कि एकदम से टकरा जाते हैं मून से भी। तो क्या होता है, इस वजह से वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको शेडोज़ दिखाई देंगे। और ये शेडोज़ को आप कब देख सकते हो? जिस दिन आपको फुल मून दिखेगा ना। फुल मून कब होता है? फुल मून को क्या बोलते हैं? जिस दिन आपको पूरा चांद दिखाई देता है, और उस डे को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। तो उस दिन, जिस दिन आप पूर्णिमा होगी ना, तो उस दिन आप ध्यान से चांद को देखना। तो आपको, क्योंकि देखो खूब तेज़ देखना उसमें, जब वो खूब शाइन करेगा ना, तो उस शाइन में आपको कहीं ना कहीं पे वो शेडोज़ दिखाई देंगे। तो वो शेडो से समझ जाना कि वो गड्ढे हैं वहाँ पे मून पे। और वहाँ पे लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन फेवरेबल नहीं है फॉर लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है ऊपर, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में हमने ये नहीं पढ़ा था। अ सैटेलाइट इज अ कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज अ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जो सैटेलाइट होती है, देखो मैंने आपको बताया है कि हर प्लैनेट की अपनी अपनी सैटेलाइट होती हैं, ठीक है। एक दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी सैटेलाइट नहीं होती हैं, बाकी सभी प्लैनेट्स की अपनी सैटेलाइट होती है, ठीक है। तो जो ये सैटेलाइट होते हैं ना, तो ये अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ तो घूमते ही हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में प्लैनेट सन की तरफ चारों तरफ घूमते हैं ना, उसी डायरेक्शन में ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये भी अपने प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट की। तो इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। देखो, एक सैटेलाइट मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैटेलाइट 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आर्टिफिशियल होती है, और एक होती है नेचुरल। नेचुरल क्या है? जिसको किसी ने, हम इंसान ने नहीं बनाया है, वो नेचुरली बनी है, ठीक है, जैसे कि मून, ठीक है। और एक होती है ह्यूमन मेड, जिसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट। ये किसके द्वारा? एक इंसान के द्वारा, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो ये सैटेलाइट्स क्यों बनाई जाती हैं? अपने यूनिवर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने के लिए, और जो कम्युनिकेशंस वगैरह जो होते हैं ना, सिग्नल्स वगैरह के लिए ये भेजी जाती हैं बाहर। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट। ये किसके द्वारा पहुँचाई जाती है सैटेलाइट में? कैसे? ऐसा नहीं है कि उसको बस आपने नीचे से फेंका, ऊपर उड़ गई सैटेलाइट, ऐसा तो नहीं होता ना। ये रॉकेट में लगा करके सैटेलाइट भेजी जाती है। आपने कभी देखा होगा टीवी पे, या अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे डालना सैटेलाइट्स को कैसे मतलब भेजते हैं यूनिवर्स में, तो आपको पूरा दिखेगा कि कैसे वो रॉकेट जाता है ना, वो खूब तेज़ी से स्पीड में रॉकेट जाता है ऊपर, ठीक है। नीचे आग जल रही होती है, वो खूब स्पीड से ऊपर जाता है, और फिर क्या होता है, रॉकेट के अंदर ही लगा करके इसको सैटेलाइट को भेजा जाता है। एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और इसको कहाँ पे लगाया जाता है? फिर जो सैटेलाइट भेजी जाती है यहाँ से, तो अर्थ के जो ऑर्बिट होता है ना, उसके पास इसको लगा देते हैं। एक बार आप ना इसको देखना, वीडियो देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होती है उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे इंडियन सैटेलाइट स्पेस हैं, जैसे कि इनसैट, IRS, एडुसैट, ये ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन सैटेलाइट स्पेस है, जहाँ पे पूरे हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में खोज की जाती है, यूनिवर्स के बारे में खोज की जाती है, नई नई सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक चीज़ें की जाती हैं अपने यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एस्टेरॉइड्स की। अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि जो एस्टेरॉइड होते हैं ये भी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे ये आपको दिखा रखा है, ये एस्टेरॉइड दिखा रखा है, दिखने में कैसा लग रहा है, किसी पत्थर का ही है ना। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। यानी कि जो हमारे स्टार्स यानी कि तारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज़ होती हैं जो किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमती हैं। तो इन्हीं बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखो मैंने अभी आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाया था और उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना, देखो ये क्या हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है, जिस पे ये जो हम एस्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं यही वो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, जहाँ पे ये टाइनी टाइनी बॉडीज़ जो होती हैं ये घूमती हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। तो ये किसके बीच में, ये जो मार्स प्लैनेट होता है और जो जुपिटर प्लैनेट होता है इनके बीच में ये पाई जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of planet which exploded many years back. ओके। फिर आगे हम बात करते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। यानी कि वो छोटे छोटे जो रॉक्स के पीसेज होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। मतलब देखो जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं ये हमारे रॉक्स के छोटे छोटे क्या होते हैं, पीसेस होते हैं और ये सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अब घूमते घूमते होता क्या है कि जब ये कभी अचानक से हमारी अर्थ के पास से होके गुजरते हैं तो आप जानते हैं कि हमारी अर्थ में कौन सा फोर्स पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। आपने जैसे अपने घर पे जंप करते हो तो एकदम से आप कहाँ गिरते हो, नीचे गिरते हो, बॉल को ऊपर फेंकते हो लेकिन बॉल नीचे ही आती है। सेब फेंकोगे, सॉरी सेब नीचे गिरा था, खोज की गई थी ना इसी चीज़ की कि आखिर कोई चीज़ नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि हमारी अर्थ में क्या पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है जो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब ये मेटेरॉइड्स घूमते घूमते यूनिवर्स में घूमते घूमते जब हमारी अर्थ के, जब देखो ये सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये सन हमारी अर्थ के आसपास से होके गुजरते हैं तो हमारे अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि ये तेज़ी से एकदम से हमारे अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं और जब ये आने लगते हैं ना हमारी अर्थ की तरफ तेज़ी से, खूब स्पीड में आते हैं, तेज़ी से आते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है हमारी अर्थ का तो उसमें बहुत तरह की गैसेस भी होती हैं। तो ये इतनी तेज़ी स्पीड्स में आता है कि वहीं पे फ्रिक्शन होता है, मतलब घर्षण बल होता है कि ये टकराता है हमारी एयर से। और कई बार तो क्या होता है कि जल के वहीं पे राख हो जाते हैं आसमान में ही, और कई बार क्या होता है कि जब ये पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं तो ये हमारी पृथ्वी पे आकर के गिर जाते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब ये गिरते हैं ना हमारी अर्थ पे तो कई जगह पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। देखो मान लीजिए कि ये सन है, अब देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कब समझाने की। देखो ये माना क्या है हमारा सन, ठीक है, और चलो ये पिंक कलर का मान लेते हैं ये हमारा मेटेरॉइड्स है। ये क्या करता है, ये सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, ये घूमता रहता है ऐसे, कभी ऐसे कैसे घूमता रहता है ये। तो जब ये हमारी अर्थ के पास से होके गुजरता है ना तो अचानक से क्या होता है कि अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये तेज़ी से नीचे आने लगता है। चलो अब मैं डायग्राम बनाती हूँ किसका, ये नीचे आ रहा है मेटेरॉइड्स, ठीक है, ये मेटेरॉइड्स है और ये तेज़ी से नीचे आ रहा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये नीचे आ रहे होते हैं ना तो हमारी अर्थ में जो हमारा ये एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेस होती हैं और फिर क्या होता है हमारी एटमॉस्फेयर में एक फ्रिक्शन रिलीज़ होता है, ठीक है। मतलब जैसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल भी बोलते हैं। तो आपस में टकराता है किससे, गैसेस से, और ये कई बार तो यहीं पे ही जल के राख हो जाते हैं, ठीक है। कई बार तो पूरी तरीके से यहीं पे जल के राख हो जाते हैं, लेकिन जब ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, जब ये पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं जलते हमारे एटमॉस्फेयर पे, तो ये हमारी अर्थ पे आकर के गिर जाते हैं और बड़े बड़े से क्या बनाते हैं, हॉलो बना लेते हैं, मतलब गड्ढे बना देते हैं, ठीक है।
Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. देखो जो हम our solar system is a part of this galaxy. देखो आप समझो कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स का पूरा ग्रुप होता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए एक सपोज मान लीजिए कि ये पूरा हमारा मान लीजिए जैसे सपोज करिए कि ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। इस यूनिवर्स पे क्या है, बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स का ग्रुप है, जैसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। जैसे ये हमारी क्या आ गई गैलेक्सी। तो इस गैलेक्सी का भी ना इतना छोटा सा जो पार्ट होगा ना, एक ग्रुप है जैसे हमारा सोलर सिस्टम, इस गैलेक्सी का क्या हो गया, एक छोटा सा पार्ट हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम, मिल्की वे। जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे। और हिंदी में हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी को आकाश गंगा बोलते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में ना बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। तो ऐसी ये एक गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी का भी एक छोटा सा पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है सोलर सिस्टम, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सीज का नाम क्या है, मिल्की वे। क्या होता है इसका नाम, मिल्की वे, ठीक है, जिसका पार्ट है हमारा ये सोलर सिस्टम। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो प्राचीन भारत में, पहले के टाइम पे हमारे भारत में क्या इमेजिन किया जाता था कि जैसे आसमान में क्या है, कोई प्रकाश यानी कि लाइट की कोई नदी बह रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था, आकाश गंगा भी दिया गया था नाम। मतलब पहले के टाइम पे क्योंकि देखो पहले के टाइम पे अब आप जानते हो कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन क्या था कि क्या इमेजिन किया गया था पहले के टाइम पे हमारे एशियन इंडिया में कि जैसे आसमान में क्या है, बिल्कुल एक नदी बह रही है। नदी किसकी बह रही है, लाइट की नदी बह रही है। तो इसलिए इसको आकाश गंगा का नाम दिया गया था। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो गैलेक्सी होती है हमारी, ये बिलियंस ऑफ स्टार का एक ग्रुप होता है जिसमें हमारे बहुत सारे धूल के बादल, गैसेस के बादल भी होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसी ही बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज गैलेक्सी, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। इतना लिखना है आपको, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में, जिससे मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है, ठीक है। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, and I believe to this universe, and I belong to this universe. यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अभी भी पूरा कोशिश में है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ निकाल पाएँ। हमें इसका साइज के बारे में तो नहीं पता, बस हम इतना जानते हैं कि आप और हम क्या हैं, इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है अर्थ। तो अर्थ किसका पार्ट होता है, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसके है, मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करती है। और ये फिर क्या है, गैलेक्सी किस में होती है, यूनिवर्स में। आपको ये बताया गया है। तो ये आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। अब आप बता सकते हैं प्लैनेट स्टार से कैसे अलग होते हैं। प्लैनेट्स के अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, जबकि स्टार्स की होती हैं। स्टार बहुत बिग साइज में होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, और आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, आप अपने आंसर्स खुद दे सकते हो। सोलर सिस्टम क्या होता है, और नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सीक्वेंस याद कर लेना। देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ रखा है। अर्थ को क्यों बोलते हैं यूनिक प्लैनेट, क्योंकि अर्थ में वो सारी कंडीशन फेवरेबल है लाइफ के लिए। वाटर है, एयर है, ठीक है। फिर है, हमें मून का केवल एक ही पार्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मून को अपनी जगह पे भी स्पिन करने में, अपनी जगह पे रोटेट करने में 27 डेज लगते हैं। और अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में भी 27 डेज लगते हैं। इसी वजह से हमें मून का हमेशा केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है। यूनिवर्स क्या होता है इसके बारे में आप देख लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर आते हैं। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन। तो बताओ कौन सा वो प्लैनेट होता है जिसे आप अर्थ ट्विन कहते हैं। कौन सा प्लैनेट होता है, वीनस होता है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सन के अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ कौन सा होता है, वो पाथ मैंने बताया था ना, इलोंगेटेड पाथ होता है। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द तो जो पोल स्टार होता है
वो किस डायरेक्शन को दिखाता है, रिप्रेजेंट इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, जिसकी मदद से मैंने बताया था ना कि पहले के लोग क्या करते थे, तारों की मदद से डायरेक्शंस को फाइंड करते थे नाइट में, है ना, क्योंकि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किन के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।